चलो तो लेट अस नाउ स्टार्ट विथ फर्स्ट। हम लोग टॉपिक लेते हैं टफ वाला। टफ इन द सेंस इंटरनल के कंपैरिजन में टफ है। दैट इज योर ऑपरेशनल ऑडिट। हम उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक बार बताना स्क्रीन प्रॉपर दिख रहा है या नहीं। दिख रहा है? यस यस बोलना। यस। चलो अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑपरेशनल ऑडिट से। अब ऑपरेशनल ऑडिट क्या है और उसका मतलब क्या है। तो हमने कल क्या देखा था, हमको मैनेजमेंट का ऑडिट करना पड़ता है, राइट। कि मैनेजमेंट कैसा हो रहा है उसमें हम क्या देखते हैं, मैनेजमेंट ऑडिट। वहीं मैनेजमेंट का ही काम है कि वो स्ट्रेटेजी बनाए। मैनेजमेंट का काम है कि वो प्लानिंग करे, और प्लानिंग करके ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करवाना भी किसका काम है, मैनेजमेंट का ही काम है। अब जब मैनेजमेंट इन ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करवाती है तो ये ऑपरेशन की एफिशिएंसी क्या है, इन ऑपरेशन का इफेक्टिवनेस क्या है, और इन ऑपरेशन की इकोनॉमी क्या है, हम इन तीन चीजों को क्या करते हैं, चेक करते हैं ऑपरेशनल ऑडिट में। एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि सपोज करो फॉर एन एग्जांपल, 1 घंटे में कितने यूनिट्स ये बना पाती है, दैट इज एफिशिएंसी। मैम 1 घंटे में सपोज करो 10 यूनिट्स किसी चीज के बन रहे हैं, किसी प्रोडक्ट के 10 यूनिट्स बन रहे हैं, तो उसमें 10 में से पता है मैम 4 तो क्या है, क्वालिटी खराब है, मिस्टेक वाले, डिफेक्टिव है। तो ये इफेक्टिव थोड़ी ना है। और इकोनॉमी मतलब 1 यूनिट पता है मैम मेरा कॉम्पिटिटर बना लेता है 5 रुपीज में, हमको वही 1 यूनिट बनाने के लिए 25 रुपीज लग रहे हैं। तो मुझे इकोनॉमी भी तो चेक करना पड़ेगी या नहीं। यहाँ तक बात समझ में आई? यस नो बोलते रहना। यस मैम। ऑपरेशन का मतलब क्या है, एफिशिएंसी भी चेक करेंगे, कितनी क्षमता है, कितने अच्छे से वो काम करते हो, और कितने कम में तुम वो काम कर सकते हो। तो इन तीन चीजों को हम चेक करते हैं ऑपरेशनल ऑडिट के अंदर। अब मैम क्यों ना ये बताओ ना, आप सिर्फ सीधे बात बोल रहे हो ना कि ऑपरेशनल ऑडिट में आप ट्रिपल ही चेक करते हो। मैम एक काम करते हैं ना, ट्रिपल ई चेक करने के लिए क्यों ऑपरेशनल ऑडिटर को बुलाएं, ट्रिपल ई चेक करने के लिए क्यों मैं किसको बुलाऊं, ऑपरेशनल ऑडिटर को बुलाऊं। मैं सीधे क्या करती हूँ, इंस्टेड ऑफ ऑपरेशनल ऑडिटर मैं सीधे क्या करती हूँ, मैनेजमेंट की रिपोर्ट होगी ना मैम, किस चीज की रिपोर्ट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, कि किसने कैसा परफॉर्म किया। मैं एक काम करती हूँ मैम, परफॉर्मेंस रिपोर्ट से चेक कर लूंगी कि काम कैसा चल रहा है ऑपरेशन। या फिर दूसरी चीज, इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट होगी, उस इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट से मैं चेक कर लूंगी कि ऑपरेशन कैसा चल रहा है। या फिर ये भी नहीं हुआ मैम तो हम और क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, कभी सर्वे करवा लेंगे, एक आध बार कभी सर्वे इन्वेस्टिगेशन करवा लेंगे, और फिर देख लेंगे, क्या देख लेंगे कि ऑपरेशन कैसा चल रहा है। तो ये क्या बोल रहा है कि क्यों आपको ऑपरेशनल ऑडिटर को बुलाना, मत बुलाओ। हम या तो कोई रिपोर्ट होती है परफॉर्मेंस रिपोर्ट, उससे चेक कर लेंगे, हम इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट से चेक कर लेंगे, हम सर्वे से चेक करवा लेंगे, इन्वेस्टिगेशन से क्या करेंगे, चेक करवा लेंगे। तो यहाँ पे बोलते हैं कि देखो तुम करवा तो लोगे नो डाउट, बट इन सब चीजों के क्या है, कुछ शॉर्ट कमिंग है, मतलब कुछ ना कुछ तो कमियां हैं इनमें, जिसके कारण हमको किसको लाना पड़ता है पिक्चर में, ऑपरेशनल ऑडिटर को लाना पड़ता है। तो अब मेरा क्वेश्चन कौन सा स्टार्ट होने वाला है, पहला क्वेश्चन, शॉर्ट कमिंग ऑफ कन्वेंशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये क्या है, ये पुरानी तरह की इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इन पुरानी तरह की इंफॉर्मेशन सिस्टम के कारण क्या क्या उनमें कमियां हैं, जिसके कारण हमको लगता है कि ऑपरेशनल ऑडिटर ही परफेक्ट है। क्वेश्चन समझ में आया कि सबसे पहले हम करने जा रहे हैं क्या, शॉर्ट कमिंग ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मैम ऑपरेशनल ऑडिट में चेक करना था ट्रिपल ई, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी। उसके लिए हम अपॉइंट करते हैं ऑपरेशनल ऑडिटर, लेकिन हमने कहा मत अपॉइंट करो ना, हम क्या करेंगे, सर्वे करवा लेंगे, इन्वेस्टिगेशन करवा लेंगे, मैनेजर से ही पूछ लेंगे।
कि तू बता तेरा डिपार्टमेंट का मैनेजमेंट कैसा चल रहा है। कोई परफॉर्मेंस रिपोर्ट चेक कर लेंगे, इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट चेक कर लेंगे, तो उन्होंने यहाँ पे बताया नहीं सब में कुछ ना कुछ कमियां है। सारी की सारी ये जो आप वेज बता रहे हो ना, इसमें कमी है, और तुम्हें याद क्या रखना है, ये नाम की तरीके क्या है और उनकी कमी क्या है। तो सबसे पहले अगर मैम आप सर्वे करवाओगे या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करवाओगे, एक चीज बताओ, किसी को भी जाके बोलोगे जा भाई सर्वे करके आ, तुम्हें नहीं लगता वो फीस चार्ज करेगा अच्छी खासी? तो सबसे पहली चीज मैम ये क्या होने वाला है, एक कॉस्टली अप्रोच है। ये क्या है, एक कॉस्ट वाली अप्रोच है। अगर मैं किसी से सर्वे करवाना चाहूंगी तो सर्वे करवाना क्या है मैम, कॉस्टली अप्रोच है, ठीक है। और तुम्हें लगता है क्या सर्वे एक दिन में होगा? नहीं, सर्वे को चाहिए टाइम। और हर हर दिन या रेगुलर बेसिस पे सर्वे करवाओगे क्या? नहीं, सर्वे भी रेगुलर बेसिस पे नहीं होगा, वो है क्या, ओकेशनल। तो सर्वे की तीन कमियां क्या है? सबसे पहले मैम पैसा भी लगेगा, टाइम भी लगेगा, और ये कभी कभार होता है, मतलब ओकेशनल चीजें हैं। बोलो सर्वे के तीन आउटकमिंग क्या है, शॉर्ट कमिंग्स, जल्दी बोलो। टाइम कंज्यूमिंग है, Mostly, कॉस्टली अप्रोच एंड ओकेशनल। वेरी गुड। तो ये तो हो गया सर्वे की गड़बड़। दूसरा मैम, अब इस काम, चलो सर्वे नहीं कराना तो एक काम करते ना मैम, हम सर्वे नहीं कराते, हमारे यहाँ बैठ के इंटरनल ऑडिटर भी तो यही काम करता है। हमने सोचा बाहर से किसी को बुलाएं, नहीं नहीं, नहीं बुलाना बाहर से, ठीक है। हम बोलेंगे चलो अंदर ही तो बंदा काम कर रहा है, दैट इज व्हाट, इंटरनल ऑडिटर। तो इंटरनल ऑडिटर से बोलते हैं, तो मैंने क्या बोला, देखो इंटरनल ऑडिटर एक रूटीन चीजों को चेक करता है। कोई डिटेल में गड़बड़ होगी तो वो डिटेल में जाके चेक नहीं करेगा, वो तो रूटीन और मैकेनिकल वर्क करता है बस। जैसे मैं बोलूं लिफ्ट है, लिफ्ट का क्या करना है तुमको, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराना है। एक बार वो क्या करेगा, आके सिर्फ सर्वे कर जाएगा कि इस बार कुछ गड़बड़ तो नहीं है लिफ्ट में। तो ये भी वैसा ही कर रहा है ना, ये सिर्फ आएगा चेक करेगा कुछ गड़बड़ नहीं है, पर वो एफिशिएंसी थोड़ा ना चेक करता है यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर हर एक चीज की। इसका तो सिर्फ रूटीन नेचर का काम है, वो रूटीन वाला काम ही खत्म करेगा, ठीक है। तो सर्वे में क्या गड़बड़ हुई, टाइम, पैसा और ओकेशनल। घर वाला जो कर रहा है इंटरनल ऑडिटर, वो तो रोजमर्रा का काम कर रहा है, रूटीन वर्क। चलो फिर एक काम करते हैं, इससे बड़े वाले इंसान से पूछते हैं, मैनेजर से पूछ लेते हैं कि तू ही बता दे ना तेरा डिपार्टमेंट कैसा काम कर रहा है। मैनेजर तू खुद बता दे कि तेरा डिपार्टमेंट कैसा काम करता है। भाई वो बता तो देगा, लेकिन समझो मेरी बात, मैं पता है क्या कर रही हूँ, मैं कॉस्ट डिपार्टमेंट देख रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, मेरा काम है कॉस्ट डिपार्टमेंट को देखना, पूरा मेरे अंडर आता है। तुम्हें लगता है मेरा अगर डिपार्टमेंट अच्छा काम नहीं कर रहा तो मैं सच बोल दूंगी? नहीं, मेरी इंफॉर्मेशन क्या होगी, बायस्ड। क्योंकि मैनेजर का प्रमोशन रुक जाएगा उस चीज पे, तो वो इंफॉर्मेशन तो देगा, लेकिन वो कौन सी इंफॉर्मेशन देगा, बायस्ड इंफॉर्मेशन। तो एक गड़बड़ ये आ गई कि मैनेजर से भी नहीं ले सकते क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन होगी क्या, बायस्ड। फिर अब क्या करें, सर्वे करा नहीं सकते, घर वाला मतलब इंटरनल ऑडिटर का काम ले नहीं सकते। अब बचता है मेरे पास मैनेजर, मैनेजर देगा मुझे बायस्ड इंफॉर्मेशन। फिर मैंने कहा एक काम करो, रोज की डिपार्टमेंट की रिपोर्ट देख लो, कुछ मत करो। रोज की डिपार्टमेंट की रिपोर्ट तो निकलती होगी ना महीने महीनों की, कि इस महीने ऐसा काम हुआ, इस महीने, मैंने कहा मंथली रिपोर्ट देख लेंगे, रूटीन रिपोर्ट देख लेंगे। भाई मैनेजमेंट ऑलरेडी बहुत बिजी है, वो हर महीने की रिपोर्ट लेके उसको कंपाइल करके उसकी समरी बना के एनालिसिस करने बैठ नहीं सकता। तो रूटीन क्या है, बहुत सारी 12 महीने की 12 रिपोर्ट होने वाली है, 12 रिपोर्ट को तुम्हें लगता है मैनेजमेंट बैठ के पढ़ेगा और समराइज करने बैठेगा? टॉप मैनेजमेंट के पास इतना टाइम नहीं है। समझ में, सब में कुछ ना कुछ क्या है, कमी है। फिर मैम अब क्या करें, तो यहाँ पे बोला एक काम करें मैम, खुद एग्जीक्यूटिव मैनेजर से बात कर लें। एग्जीक्यूटिव मैनेजर, समझ रहे हो, एग्जीक्यूटिव ऊपर बड़े लेवल के मैनेजरियल पर्सनल से बात करने की चल रही बात। तो मैंने कहा भाई मैनेजरियल पर्सनल भी आपको एंटरटेन नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी प्लान इंप्लीमेंट करवाएंगे, वो टारगेट्स अचीव करने में ध्यान रखेंगे कि छोटी छोटी ग्राउंड लेवल की चीजों पे ध्यान रखेंगे। तो तुम समझ रहे हो, हायरार्की समझो, सबसे बड़े लेवल के पास गए एग्जीक्यूटिव के पास, वो इतना बिजी है कि वो प्लान इंप्लीमेंट करवा सकता है, पर प्लान इंप्लीमेंट करने में छोटी छोटी गड़बड़ क्या आती है उसके लिए तो किसी और को रखेगा, तो वो ध्यान दे नहीं सकता। तो मैम इसके नीचे मैनेजर आता है, मैनेजर से बात करें, मैनेजर तुम्हें क्या नहीं देगा,
सही इंफॉर्मेशन नहीं देगा, वो बायस्ड इंफॉर्मेशन देगा। फिर मैम मैनेजर से नीचे और कहाँ चले, इंटरनल ऑडिटर, भाई वो तो रूटीन नेचर का वर्क करता है मैम। और किससे बात करें, किसी बाहर वाले को बुला के सर्वे कर लो मैम, वो तो बहुत पैसा लगेगा, टाइम लगेगा, और क्या है वो कभी कभार की बात है। मैम एक काम करो, सीधे रूटीन रिपोर्ट ले लो अब आप तो डिपार्टमेंट की, वो तो इतनी सारी होंगी कि उसको कंपाइल करना, समराइज करना अपने आप में टाइम कंज्यूमिंग है। तो दिस आर द शॉर्ट कमिंग ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। समझ में आया? पहले अब तुम्हें ये याद रहना चाहिए तरीके कौन से हैं, और इन तरीकों के कमी कौन सी है वो याद रहना चाहिए। तो यू शुड नो द वेज एंड यू शुड नो द कमियां। ठीक है, जल्दी से एक बार रिवाइज कर लो, मन में बोल के ही कर लो। कोई अगर अभी ज्वाइन कर रहा है ना तो मुझे इधर दिखेगा नहीं, क्योंकि मैं इसमें टैब पे ले रही हूँ। तो व्हाट्सएप पे थोड़ा सा बोल दिया करना रीज्वाइन कर रहे हो कुछ, तो मुझे पता नहीं चलेगा। स्क्रीन का डेट तो ठीक दिखता है, नोट्स नहीं दिख रही है। हाँ मैम, स्क्रीन नहीं देख रही है। अब देखिए, वो स्क्रीन हटा के तो दिखा कि श्रद्धा और जिमिता वेट कर रहा। लाइट नहीं है ना, तो एक ही सिस्टम से काम चल रहा है, नहीं तो इसके लिए दो सिस्टम चाहिए होते हैं। तो अभी हमने क्या किया, शॉर्ट कमिंग की, कन्वेंशनल सोर्सेस की, कि भाई मैम ऑपरेशनल ऑडिटर को अपॉइंट करना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये जो सर्वे करवाते हो, ये डिपार्टमेंट मैनेजर को बुला के यही इंफॉर्मेशन निकालने की आप कोशिश कर रहे हो ना, इन सब चीजों में कुछ ना कुछ क्या है, कमी है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं अभी के लिए? अब मैम आप मेरे को ये बताओ, क्या बताऊं, आपने क्या बोला कि ऑब्जेक्टिव क्या है? सुनो, जो अभी ज्वाइन किए उनको भी समझ में आएगा। ऑपरेशनल ऑडिट का पहला ऑब्जेक्टिव है ई चेक करना। ऑपरेशनल ऑडिट का दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, ई चेक करना। तीसरा ऑब्जेक्टिव भी क्या है, ई चेक करना। तो ई ई ई का मतलब क्या है, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी। ये तीन चीजें क्या कौन चेक करता है, मेरा ऑपरेशनल ऑडिट। अब मैम ऑपरेशनल ऑडिट के टाइप क्या हैं, कितनी जगह पे ऑपरेशनल ऑडिट होता है, किस किस तरह का ऑपरेशनल ऑडिट होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या किया, व्हाट इज ऑपरेशनल ऑडिट, है ना? नॉडिंग करते रहना, मुझे एक आध बच्चा दिखता रह रहा है इसमें, समझ में आएगा मुझे। ऑपरेशनल ऑडिट। दूसरा वो क्या किया अभी अपन ने, कि ऑपरेशनल ऑडिट क्यों करवाना है, क्योंकि कुछ शॉर्ट कमिंग है। किसमें शॉर्ट कमिंग है? शॉर्ट कमिंग है तुम्हारे कन्वेंशनल तरीकों में, मतलब ये जो पुराने तरीकों से इंफॉर्मेशन चेक करते थे ना कि कैसा काम चल रहा है, इन सब में कुछ ना कुछ क्या है, कमी है। अब तीसरा क्वेश्चन, मैम ऑपरेशनल ऑडिट कितने टाइप का हो सकता है, किस किस एरिया में हो सकता है? तो सबसे पहले किसी फंक्शन का हो सकता है। मैं स्पेसिफिक किसी फंक्शन, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मार्केटिंग एक फंक्शन है, ठीक है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन क्या है, मार्केटिंग। तो मैं क्या चाहती हूँ, स्पेसिफिकली उस फंक्शन का चेक करना है मेरे को, एफिशिएंसी कैसी है, इफेक्टिवनेस कैसा, इकोनॉमी कैसी है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं कैसे मार्केटिंग कराती हूँ, सुनो। मैंने ना एक मेरी पीआर टीम से बात की, ठीक है। ये क्या करेगी, अब से वो लोग मेरे लिए इंस्टाग्राम पे क्या डालेंगे, पोस्ट डालेंगे। वो लोग क्या करेंगे मेरे लिए, टेलीग्राम पे क्या डालेंगे, पोस्ट डालेंगे। वो मेरे लिए यूट्यूब की क्या क्रिएट करेंगे, लिंक क्रिएट करेंगे। समझ रहे हो, सब कुछ कुछ कोई और करने वाला है। अब मैम इसके पता है वो कितने चार्ज करते हैं? मिनिमम स्टार्टिंग होती है उसकी 10,000 पर मंथ से। स्टार्टिंग ही किससे होती है इस काम की, 10,000 पर मंथ। अब मेरे को क्या मिला, मेरे को कोई और सोर्स मिला। मैंने देखा कि मुझे मार्केटिंग टीम का क्या करवाना है, ऑपरेशन कैसा चल रहा है, अच्छा है या नहीं। सबसे पहले तो मैं देखूं एफिशिएंसी कैसी है, मतलब वो रोज के कितने पोस्ट डालेंगे मेरे लिए। उसके बाद उन पोस्ट का इम्पैक्ट कैसे होगा, क्योंकि पोस्ट दिखने में भी अच्छा होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए। एफिशिएंसी और उसका हम इफेक्ट क्या आपकी आएगा, दोनों वॉइस चीजें देखूंगी। श्रद्धा लाइट नहीं है, थोड़ा सा है ना, एक ही सिस्टम पे काम चल रहा है, शायद ब्रेक होती रहेगी। तो समझ आ रहा है लेकिन। फिर मैम इकोनॉमी भी तो चेक करोगे, कैसे इकोनॉमी? ये लोग मैम महीने का 10,000 चार्ज कर रहे हैं। वहीं अगर मैं क्या करूं,
इंडिविजुअली किसी को ये काम दे दूं ना कि तू थंबनेल बना के दे दे मुझे, मेरे यहाँ पे एक स्टाफ रहेगा, उसको मैं क्या दूंगी, 15,000 की सैलरी दे दूंगी। बस तुम लोग क्या करो, छोटी मोटी चीजें बना के दे दो, 15,000 में स्टाफ पूरे महीने मेरे लिए काम करेगा, जबकि ये पोस्ट वाइज काम कर रहे हैं। समझ रहे हो? मैंने क्या किया, मैंने कहा एक ही स्टाफ रख लूंगी मेरे यहाँ, मुझे नहीं करवाना इनसे काम जो 10,000 महीने का ले रहे हो, और उनके लिमिटेड पोस्ट है कि हम इतना ही पोस्ट करेंगे, एक दिन के 2 या 3। मैंने कहा मैं एक स्टाफ बिठाती हूँ इससे अच्छा, और वो स्टाफ तो पूरे 7 घंटे मेरे लिए काम करेगा, जो काम करवाना है मैं करवाऊंगी, सुबह 10 बजे बुलाऊंगी, शाम को 8 बजे छोड़ देंगे उसको। तो मैंने क्या देखा, इकोनॉमी भी तो देखो तुम्हारे लिए। तो मैंने क्या बोला कि मैं किसी पर्टिकुलर फंक्शन की भी क्या करवा सकती हूँ, ऑपरेशनल ऑडिट करवा सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? पूरी आवाज क्लियर हुई? फिर मैम ऑर्गेनाइजेशनल ऑडिट भी होता है, आप डिपार्टमेंट वाइज भी तो करवा सकते हो, ब्रांच वाइज भी करवा सकते हो, सब्सिडी वाइज भी करा सकते हो। और मैम स्पेशल असाइनमेंट, मैनेजमेंट को जहां लगता है, उसे लगता है फ्रॉड लग रहा है किसी एरिया में, तो वो स्पेशल पर्पस के लिए भी किसी को अपॉइंट कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? तो मैंने क्या बोला, व्हाट इज ऑपरेशनल ऑडिट, शॉर्ट कमिंग क्या है तुम्हारे कन्वेंशनल इंफॉर्मेशन के, एंड थर्ड हम क्या कर रहे हैं, टाइप ऑफ ऑपरेशनल ऑडिट। तो इसमें फंक्शन है, इसमें क्या है, ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड है, और ये स्पेशल असाइनमेंट बेस्ड है। फंक्शन मतलब किसी भी फंक्शन का करा लो, ऑर्गेनाइजेशन मतलब ब्रांच वाइज करा लो, सब्सिडी वाइज करवा लो, और स्पेशल असाइनमेंट मतलब कोई पर्पस है, स्पेसिफिक पर्पस जिसके लिए तुम क्या करवा रहे हो, ये ऑपरेशनल ऑडिट करवा रहे हो। बात समझ में आई सबको? यस नो बोलो, मेरे को दिख नहीं रहे तुम लोग। यस Yes. मैम। हाँ मैम। अब मैम आपने बोला ऑपरेशनल ऑडिट करवाना, थोड़ी थोड़ी शॉर्टकमिंग भी बता दी और टाइप भी बता दिए, क्वेश्चन 3 हो गए अपने। मैम ये ऑपरेशनल ऑडिट करेगा कौन? ऑपरेशनल ऑडिटर। और ऑपरेशनल ऑडिटर कैसा होना चाहिए? तो अब अपन क्या कर रहे हैं, हमारा ऑपरेशनल ऑडिटर कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, तुमको ये क्या दिख रहा है इसके माथे पे, क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। ये जो ऑपरेशनल ऑडिटर है, इसके माथे पे क्या बनाया अपन ने, क्वेश्चन मार्क। तुमको याद है परेश रावल की वो कौन सी मूवी है, उसमें उसके ऐसे ही फोरहेड पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है? ये याद है कि कोई मूवी है जिसमें परेश रावल बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो उसके फोरहेड पे ऐसा क्वेश्चन मार्क है? OMG। नहीं नहीं, वो OMG नहीं, श्रीदेवी वाली मूवी है। श्रीदेवी और अनिल कपूर वाली जुदाई। मूवी। जुदाई, जुदाई, हाँ जुदाई। हाँ हाँ, देखा देखा देखा, मतलब इतना ओल्ड कोर्स भी याद है तुमको तो, क्या बात है। तो यहाँ पे मैम वो कौन सी है, जुदाई मूवी। जुदाई मूवी में इसके माथे पे क्या रहता है, परेश रावल के माथे पे क्वेश्चन मार्क। तो यही है हमारा कौन, परेश रावल यहाँ पे क्या है, ऑपरेशनल ऑडिटर। अब तुम बताओ, उसमें वो क्या करता था, ताक झाक करता था हर जगह जाके, कहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो भी करता था। फिर उसको क्या चाहिए, क्यों, कैसे, क्या हुआ, कब हुआ, क्या, मतलब उसके क्वेश्चन अनलिमिटेड थे। तो दो चीजें तो क्या हुई, एक तो करता था ताकझाक। तो यहाँ पे ऑपरेशनल ऑडिटर को तो बुलाया ही है प्रोफेशनली ताकझाक करने के लिए, कि हर चीज में ध्यान दो कि कहाँ कैसा काम चल रहा है, क्या काम चल रहा है, और जितना हो सके उतने क्वेश्चन पूछो, उतने पूछो, पूछते रहो पूछते रहो। तो हु, वाई, हाउ, मतलब तुमको जो जो याद आता जाए ना, ये हु वाई तो 3 ही लिखे मैंने, व्हाट, व्हेन, वेयर, फॉर हुम, सब पूछ लेना। ठीक है। फिर इसके अलावा उसको अपने काम से मतलब नहीं होता था, दूसरे काम से भी मतलब होता था, अपने काम के अलावा सारी चीजें पता होती थी। तो यहाँ भी क्या है, उसको सिर्फ अपने एरिया में नॉलेज नहीं चाहिए, दूसरे एरिया में भी उसका क्या होना चाहिए, नॉलेज। तो उसका नॉलेज सिर्फ फाइनेंस अकाउंट तक सीमित नहीं रहेगा, दूसरे एरिया में भी क्या रहेगा, उसका नॉलेज रहना चाहिए। फिर दिमाग बहुत चलाता था कि ऐसा नहीं होता तो काम ऐसा भी कर सकते थे, ये काम को तुम वैसे भी कर सकते थे। तो ये भी तो वही करता ऑपरेशनल ऑडिटर, कि कोई पर्टिकुलर काम सिंपल वे में कैसे हो सकता है, यही तो काम है ऑपरेशनल ऑडिटर का, बताना कि भाई ये जो तुम ऑपरेशन, मैम मार्केटिंग इतना PR टीम रख के कर रहे हो, इससे अच्छा अपना एक स्टाफ रख लो ना, वो स्टाफ ज्यादा काम करेगा आपके लिए। तो ये क्या सारी चीजें,
ये परेश रावल की जितनी क्वालिटी तुमने जुदाई में देखी थी ना, यही क्वालिटी हमको किसकी चाहिए? ऑपरेशनल ऑडिटर की। सबसे पहले वो हर जगह ध्यान रखेगा, मतलब हर काम में उसका क्या होना चाहिए कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कौन सा काम चल रहा है। तो ताक झाक भी करेगा, जिसको अच्छी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं अपन, इनक्विजिटिव होना चाहिए वो। मतलब हर चीज में उसका इंटरेस्ट होना चाहिए कि हर चीज देखो कहाँ क्या चल रहा है। अपने काम से मतलब नहीं, दूसरे काम से भी मतलब रखता है। मतलब सिर्फ फाइनेंस अकाउंट से मतलब नहीं उसका, उसका नॉलेज अदर एरियाज में भी होना चाहिए। हर चीज पे क्वेश्चन पूछेगा, हर चीज में उसको जहां लगता है कि कोई सिंपल ऑल्टरनेटिव है, तो वो सिंपल ऑल्टरनेटिव भी तुम्हें क्या करेगा, बताएगा। फिर इसके बाद मैम एक चीज बताओ, ये सब वो करता क्यों है? ऑपरेशनल ऑडिटर ये सारे काम कर ही क्यों रहा है? ये देखने के लिए कि जो भी तुम्हारी मेथड है वो बिजनेस के हिसाब से है या नहीं। तुम्हारा बिजनेस का जो भी फ्रेमवर्क है, तुम्हारी मेथड बिजनेस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग फिट होनी चाहिए। बोलो ये 5 पॉइंट एक एक करके बोलो। श्रद्धा कोई एक पॉइंट बोलो पहले, जो याद आता है। मैम हु व्हेन हु व्हाई व्हाट वैसा वाला क्वेश्चन है, मतलब वो क्वेश्चन पूछेगा। और दूसरा कि इंक्विजिटिव होना चाहिए। एक एक एक, अब एक अश्मिता बोलेगी। जो तुम्हारी मेथड है वो बिजनेस फंक्शंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। वैशाली। उसको नॉलेज है ना, अकाउंट पूरा सीमित नहीं होना चाहिए, बियॉन्ड अकाउंट एंड फाइनेंशियल, टैक्सेशन, इकोनॉमिक, सबका होना चाहिए। पूजा। पूजा है ही नहीं यहाँ पे। जिमिता ने तो अभी ज्वाइन किया है। चलो तो 5 मुझे याद आ रहे हैं। एक तो बहुत क्वेश्चन पूछेगा, एक ताक झाक करेगा जिसको क्या बोलते हैं, इंक्विजिटिव होगा वो। फिर मुझे याद आ रहा है कि इसके अलावा उसका एरिया, किस एरिया में अपने काम से मतलब नहीं रखेगा, दूसरे काम से भी मतलब है। फिर उसके बाद अपने काम से मतलब नहीं रखेगा, दूसरे काम से मतलब रखेगा। और ये भी देखेगा कि अपने बिजनेस पर्पस के लिए चीजें फिट होती है कि नहीं, मतलब जो भी उसने काम किया वो अपने बिजनेस पर्पस में फिट है या नहीं। और फोर्थ क्या है, हर चीज का सिंपल ऑल्टरनेटिव भी फाइंड करेगा। राइट। तो कितने क्वेश्चन हुए अभी अपने? फर्स्ट, ऑपरेशनल ऑडिटर क्या होता है। दूसरा तो मैं भूल ही गई, शिट क्या क्वेश्चन था? क्यों नॉट ऑपरेशन कमिंग ऑडिट? थर्ड क्या कन्वेंशन था? किसके टाइप थे? और ऑपरेशनल ऑडिट के फोर्थ अभी अभी जो किया, क्वालिटीज क्वालिटीज ऑफ की ऑपरेशनल ऑडिट। क्वालिटी। अब ये जो काम कर रहा है ना ऑपरेशनल ऑडिटर, ये ऑपरेशनल ऑडिटर इस काम को करने के लिए प्रॉपर टीम बनाएगा। ऑपरेशनल ऑडिटर क्या करेगा, इस काम को करने के लिए एक प्रॉपर टीम बनाएगा। इस टीम में हर बैकग्राउंड के लोग होने चाहिए। जिसको फाइनेंस का नॉलेज हो उसे वो भी चाहिए होगा, जिसको मार्केटिंग का नॉलेज हो वो भी एक मेंबर चाहिए, जिसको किसका नॉलेज हो, सपोज करो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्शन एरिया का नॉलेज हो, वो भी चाहिए। तो यार क्योंकि ये किसी के ऑपरेशन को चेक करने जा रहा है, तो इसको भी सब पता होना चाहिए ना, क्या लॉज एंड रेगुलेशन लगेंगे, क्या होगा क्या नहीं। अब इसका एक अच्छा एग्जांपल देती हूँ। याद है वो केस जब मैगी का बहुत ग्रह बिगड़ गए थे मैगी कंपनी के, याद है? मैगी की कंपनी के एक ग्राहक क्यों बिगड़े थे, किसी को याद है? क्योंकि इंग्रेडिएंट उसमें लीड ज्यादा था। लीड। राइट, है ना। अब वो जो इंग्रेडिएंट उसमें ज्यादा था उसके कारण क्या हुआ, तुम्हें क्या लगता है क्यों पता चला कि गड़बड़ थी? कुछ तो गड़बड़ कर रहे थे जो लोगों की हेल्थ को क्या करता था, अफेक्ट करता था। क्योंकि वहां क्या हुआ था, ऑपरेशनल ऑडिट। ये ऑपरेशनल ऑडिट ने बताया कि जो प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन में जो इंग्रेडिएंट यूज होते हैं वो इंग्रेडिएंट आर हार्मफुल। तो तुम्हें क्या लगता है एज एन ऑडिटर, हम सपोज करो सीए चले जाए, सीए क्या ये सब चेक कर पाएगा अकेले? इंग्रेडिएंट ये वो सब कुछ कर लेगा क्या? नहीं करेगा। उसे हर बैकग्राउंड के लोग चाहिए। मैम क्यों? समझ लो मैगी बन रही है ना, वेस्ट नहीं निकलेगा क्या? कोई भी चीज का प्रोडक्शन होता है वेस्ट निकलता है।
एनवायरमेंट वाले लोग भी तो चाहिए कि ये वेस्ट प्रॉपरली डिस्पोज कहाँ होना चाहिए। तो यहाँ पे जो टीम होगी ना, हर एक बैकग्राउंड की उसे चाहिए, डिपेंडिंग ऑन केस, किस तरह का हम किस प्रोसेस का ऑडिट करने जा रहे हैं। तो प्रोसेस के ऑडिट के हिसाब से आपको क्या चाहिए, लोग चाहिए। आया? तो ये लास्ट पॉइंट था हमारा, ऑपरेशनल ऑडिटर क्या क्या करता है। और तुम्हें बताऊं क्या, ये क्या बचा है, ये एक आंसर, एंड ऑपरेशनल ऑडिट जयराम जी की। अभी तक क्या क्या किया मैम ऑपरेशनल ऑडिट में? मीनिंग, शॉर्टकमिंग, टाइप, और ये ऑपरेशनल ऑडिटर के तारीफ में परेश रावल, राइट? कि मतलब उसकी कैसा होना चाहिए हमारा ऑपरेशनल ऑडिटर, उसमें क्या क्या होना चाहिए। जिमिता ने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, मैं फिर से बता दूंगी, और ये एक बार यूट्यूब पे वीडियो रहेगा, ठीक है? अब मैम ऑपरेशनल ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों करना है, ये पता मैं थक गई बोल बोल के। ऑपरेशनल ऑडिटर का काम ही क्या है? ट्रिपल ई देखना। ट्रिपल ई मतलब इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, ये तीन चीजें कौन चेक करता है? हमारा ऑपरेशनल ऑडिट, ठीक है? अब मैम इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है? आप बोल रहे हो ना, एफिशिएंसी चेक करोगे, इफेक्टिवनेस चेक करोगे, आप चेक करोगे इकोनॉमी, उसके लिए आप क्या करोगे? इवेल्युएशन क्या होगा, बेस ऑफ इवेल्युएशन क्या होगा कि ये चेक कर लूं, वो चेक कर लूं, इधर देख लूं, उधर देख लूं। बहुत अच्छा आंसर है, इंपॉर्टेंट भी है। मेरे को एक चीज बताओ, तुम्हें बिल्कुल है ना सच से रूबरू कराती हूँ, हम चलते हैं किसी भी बिग फोर में, ठीक है? सीए बनेंगे, सीए बन के सबसे जनरल जो किसी भी बच्चे की इच्छा होती है वो क्या होती है? हम कहाँ पे जाके काम करेंगे? बिग फोर में, है ना? तो अब उसकी सच्चाई भी सुनी लो, क्योंकि हमारे यहाँ है बिग फोर वाले, तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह बहुत हैं जो यहाँ जाके बहुत खुश होते हैं। अच्छा, बहुत अच्छे वे में खुश होते हैं। देखो सबसे पहले मैम एक चीज बताओ, अगर ये हम है, इमेजिन, अपना अपना नाम इमेजिन कर लो। मैम ये हम है, अगर हम काम करने जाएंगे, सपोज करो तुमको पहला असाइनमेंट आया, बोला 2 महीने में करके दे देना, तुम खुश हो गए, अरे 2 महीने, तुम्हें पता भी नहीं है बिग फोर के असाइनमेंट में 2 महीने बहुत कम होते हैं। धीरे से 5-6 दिन निकले, भाई ये वाला असाइनमेंट भी करके दे देना, असाइनमेंट नंबर 2 कब देना है? 1 महीने। तुमने कहा अरे आराम से मैनेज होगा। फिर थोड़े दिन निकले, ये तीसरा भी दे देना, फिर चौथा भी दे देना, ये पांचवा भी दे देना। ओ भाई, तुम्हें धीरे धीरे पता चला कि बोला तो गया था कि सुबह 9 बजे से तुम्हारा ऑफिस स्टार्ट होगा और तुम 7 बजे जा सकते हो। फिर तुम्हें सच्चाई क्या पता चल रही है? रात को 12 बजे तक तुम कहाँ हो? ऑफिस के अंदर ही हो। मैम आप डिमोटिवेट कर रहे हो? नहीं, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि ये तो जिंदगी का सच है, ठीक है? तो इसका मतलब तुम्हें बताओ ना, इससे क्या पता चला वर्कलोड कैसा है? बोलो, तुम ही बोलो, अच्छा है या बुरा है? पूरा। तो यहाँ पे किसी भी ऑपरेशन में तुम क्या चेक करोगे? वर्कलोड कितना एकदम से थमा देते हो किसी के हाथ में, नया वर्क, बैकलॉग क्या है? तुम्हें लगता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ असाइनमेंट बैकलॉग क्रिएट होगा या नहीं होगा चीजों का? तो यहाँ पे मैं इवेल्युएट यही करूंगी ना वहां पे, व्हाट इज द वर्कलोड, वर्कलोड कैसा है, कितना वॉल्यूम ऑफ वर्क हैंडल करवाते हैं, नया वर्क कितना देते हैं पर्टिकुलर कोई किसी भी पर्सन को, बैकलॉग कितना है। अब तुम ही बताओ, जहां दिख रहा है बहुत पेंडिंग वर्क है, तो इसका मतलब एक पर्सन पे जरूरत से ज्यादा क्या देके रखा है? प्रेशर, वर्कलोड सब देके रखा है। और ये जनरली कौन से ऑडिट में होता है? या जनरली, क्योंकि ऑडिट जिम्मेदारी वाला काम है, आपको टाइम पे लिस्टेड कंपनियों क्वार्टरली रिपोर्ट देनी है, एलएफआर देने, बहुत सारी चीजें देनी ही पड़ेगी। तो क्या पहली चीज समझ में आई वर्कलोड, कि मैं इवेल्युएट करूंगी कि वर्कलोड कैसा है। अब तुम बताओ ध्यान से, मैंने बोला ये असाइनमेंट दो, 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 ये असाइनमेंट दो। एक चीज साफ बताओ, व्हाट वुड बी अबाउट द क्वालिटी? क्वालिटी कैसी होगी? पिटेगी तो सही ना। एक साथ तुम बहुत सारा करा रहे हो तो क्वालिटी पे भी इम्पैक्ट आएगा। एक चीज हमने चेक की वर्कलोड, दूसरा मैं चेक क्या करूंगी? क्वालिटी। मैंने कोई प्रोडक्शन करवाया, प्रोडक्शन में देख रही हूँ 10 में से 7 तो डिफेक्टिव पीस ही निकल रहे हैं।
तो मुझे जज करना पड़ेगा ना वर्क की क्वालिटी की, लोगों की कंप्लेन कितनी आती है, कितनी बार क्वालिटी डिपार्टमेंट ने तुम्हारे काम को रिजेक्ट कर दिया, वर्कर की ग्रेवियंस क्या है, कंप्लेन मुझे बताएगी कि लोग खुश हैं या नहीं है। तो दो चीज हो गई, वर्कलोड, क्वालिटी। मुझे ये ऑपरेशन में दो चीजें चेक करनी पड़ेगी। यहां तक बात समझ में आई? अब मैम मैंने देखा क्या कि ये बंदा, ये कौन है, मिस्टर ए, ये कब आया, अभी 6 महीने ही हुए इसको आए को, ठीक है। और ये कौन है मैम, ये मिस्टर बी, ये कब आया, 3 साल से यही है, लेकिन इसका प्रमोशन 6 महीने में हो गया, और ये बेचारा मेहनत कर रहा है 3 साल से, लेकिन आज तक इसके काम को किसी ने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। तो ये भी तो देखना पड़ेगा एचआर पॉलिसी कैसी है। एक 6 महीने के आए बंदे को तुम प्रमोट कर रहे हो, 3 साल वाला बंदा जो तुम्हारी कंपनी के लिए इतना ईमानदार था, ही वॉज ऑनेस्ट, तुम उसको प्रमोट भी नहीं कर रहे, तो डोंट यू थिंक यू हैव टू चेक एचआर पॉलिसी ऑल्सो। 3 चीज समझ में आई, वर्कलोड भी देखना पड़ेगा, क्वालिटी भी देखनी पड़ेगी, एचआर पॉलिसी विथ रिस्पेक्ट टू पर्सनल ये भी देखना पड़ेगा। मैम हम क्या करते हैं, सपोज करो ये कुछ तो मेरा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चर करती हूँ, देखा जाए तो इस प्रोडक्ट में 1 kg गोल्ड लगना चाहिए, सिर्फ 1 kg गोल्ड। मेरे जो वर्कर्स हैं उनको अच्छे से मैंने क्या नहीं किया, ट्रेन नहीं किया। ये कितना केजी उसी प्रोडक्ट के लिए लगा रहे हैं गोल्ड, 3 kg। इसका मतलब प्रोडक्शन पे ढंग का ध्यान नहीं दिया है। इनपुट आउटपुट रेशियो बिगड़ रहा है, कितना डलना चाहिए उससे कितना मिलना चाहिए प्रोडक्ट, उतना तो मिल ही नहीं रहा। लेबर, दूसरे इंडस्ट्री के लेबर 1 घंटे में वो काम कर देते हैं, हमने इन लोग को ट्रेन नहीं किया, वो वही काम 3 घंटे में कर रहे हैं। तो इसका मतलब तुमने किस पे ध्यान नहीं दिया, प्रोडक्टिविटी। अब सीधी बात है, प्रोडक्शन भी चेक करोगे ऑपरेशन में, लोगों को दिया हुआ वर्कलोड भी चेक करोगे, क्वालिटी भी चेक करोगे, लोगों के लिए जो पॉलिसी बनाई वो भी चेक करोगे। हम दूसरी इंडस्ट्री ये काम करती है 5 रुपए में, हमारी इंडस्ट्री को 15 रुपए लग रहे हैं, कॉस्ट भी चेक करोगे। तो ये क्या अपन ने बिग 4 ली ना यहाँ पे, तो इसका मेमोरी टेक्निक क्या है, पीडब्ल्यूसी बिग 4 है। पीडब्ल्यूसी बोलो, पीडब्ल्यूसी की क्वालिटी वाले पर्सनल, पीडब्ल्यूसी के क्वालिटी वाले पर्सनल, पी फॉर प्रोडक्टिविटी, डब्ल्यू फॉर वर्कलोड, सी फॉर कॉस्ट। तो पीडब्ल्यूसी के कौन, क्वालिटी वाले, कौन है क्वालिटी वाले, पर्सनल। तो पीडब्ल्यूसी के क्वालिटी वाले पर्सनल, ये है मेरा ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशनल ऑडिट। यहां तक बात समझ में आई? ये क्या है मेरा ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशनल ऑडिट। जाला समझ में आया? बोलो भाई। हाँ 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 मैम। तो अभी क्या हुआ, ऑपरेशनल ऑडिट का पहला ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ कि अगर आपको ट्रिपल ई चेक करना है तो ट्रिपल ई चेक करने के लिए आप किन चीजों का इवेल्युएशन करते हो, इन चीजों का। अब ऊपर ऊपर से 4 पॉइंट और लिखने पड़ते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशनल ऑडिट में। ये क्या करता है, कंट्रोल अप्रेजल, कंट्रोल अच्छे हैं या नहीं किसी फंक्शन पे, ये कंट्रोल अप्रेजल करना भी ऑपरेशनल ऑडिट का ही काम है। और क्या करना, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन करना भी किसका काम है, ऑपरेशनल ऑडिट का। तो 3 पॉइंट क्या हुए, पॉइंट नंबर 1 कंट्रोल अप्रेजल करना, सेकेंड इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस करना, थर्ड ऑब्जेक्टिव एंड प्लानिंग में ट्रिपल ई चेक करते हो। ये पूरा आंसर उसी में जो अभी अपन ने लर्न किया पीडब्ल्यूसी के क्वालिटी वाले पर्सन में। और फिर हम चेक करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को। अब ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर भी समझो, इजी है, फिर हम इसको अच्छे से लर्न करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब क्या, सबसे पहले मैम आपकी इच्छा क्या थी, मेरी इच्छा है कि मेरे को जो काम करना है ना वो नेशनल लेवल पे होना चाहिए। सपोज क्लासेस पढ़ानी है तो नेशनल लेवल पे क्लास पढ़ाने की इच्छा है मेरी। अब नेशनल लेवल पे क्लास पढ़ाना है तो मैम क्या चाहिए आपको, फ्रेंचाइजी भी चाहिए। हाँ, तो सबसे पहले देखो
आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है, आपको आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को बनाना था। अब मैंने क्या किया, मुझे नेशनल लेवल पे क्या करना है, क्लासेस पढ़ानी, और मैं ब्लैक बोर्ड लेके आ रही हूँ, ठीक है, बेंचेस लेके आ रही हूँ। अरे ब्लैक बोर्ड और बेंच की जरूरत ही नहीं है नेशनल वाले में। वहां आपको चाहिए था आईपैड, वहां आपको चाहिए था डेस्कटॉप, वहां आपको चाहिए था कैमरा। ये तो देख लेते हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से चाहिए था, ठीक है। फिर मैम अगर आप नेशनल लेवल पे जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो करना ही पड़ेगा। तो वेदर ड्रॉन बेस्ड ऑन ये जो आपने स्ट्रक्चर बनाया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी के हिसाब से स्ट्रक्चर क्रिएट किया या नहीं? कैसा मतलब, सपोज करो मेरा भाई आया, दिमाग चलता नहीं उसका, बिल्कुल ठस बुद्धि है, लेकिन कौन है, मेरा भाई। मैं उसको क्या दे रही हूँ, 25,000 की सैलरी दे रही हूँ। किस बात की, कि जाके बस रिसेप्शन पे इतना कर लेना कि कोई बच्चा फीस दे तो वो तो भर के रख लेगा ना, और रिसिप्ट तो तू काट के दे देगा। तो उसके लिए मैं उसको क्या दे रही हूँ, 25,000 रुपीज। और वहीं एक स्टाफ है ना, मेरा भाई ना कुछ कुछ भी नहीं, वो पूरी की पूरी क्लास मैनेज कर लेता है, और उसको मैं क्या दे रही हूँ, 10,000 रुपए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी के हिसाब से कम क्या रखो, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसको मैंने अच्छी पोस्ट दे दी, नाम अच्छा दे दिया, पोस्ट का काम क्या कर रहा है, सिर्फ फीस भर रहा है। और जबकि जो एक्चुअल मैनेज कर रहा है उसको मैंने क्या नाम दे के रखा है, रिसेप्शनिस्ट। नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी के हिसाब से पूरा स्ट्रक्चर बनना चाहिए। बात समझ में? तो दो चीज, आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से होना चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी के हिसाब से होना चाहिए। डन। फिर मैम 3 स्टाफ है, मैंने सिर्फ अपॉइंट कर लिया, बताया नहीं, मैंने इसको बस इतना बोला तेरे को ऑफिस का काम देखना है, इसको बोल दिया तेरे को सेल्स का काम देखना है, इसको बोल दिया प्रोडक्शन का। बस इतना बोलने से हो जाएगा, प्रोडक्शन का काम तू देख, सेल्स का काम तू देख, ऑफिस का काम तू देख। ऑफिस में 10 चीजें आती हैं, सेल्स में 10 चीजें आती हैं, उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्शन में भी तो रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, ये वो कितनी चीजें आती है। डोंट यू थिंक मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली बताई नहीं उनको? क्यों? क्योंकि मैम प्रोडक्शन करते वक्त लाइट चली गई तो क्या बोलोगे, अरे तेरे को ही तो लाइट का काम भी ठीक करना था। ऐसा थोड़ी ना है, तुम्हें क्लियर लाइन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो देनी होगी कि क्या काम स्पेसिफिकली तेरा है, और क्लियरली रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटना भी पड़ता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर भी होनी चाहिए, उसका डेलीगेशन भी क्लियर होना चाहिए। पहला, क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, डेलीगेशन भी क्लियर होना चाहिए। फिर स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी के हिसाब से बनना चाहिए, और तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑब्जेक्टिव के हिसाब से होना चाहिए। अब अपन इसको करते हैं यार। बताओ, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का पहला ऑब्जेक्टिव है कि ये कंट्रोल को अप्रेज करेगा, तो अप्रेजल ऑफ कंट्रोल, ठीक है। क्या करेगा, अप्रेजल ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल, सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है, परफॉर्मेंस का क्या करेगा, इवेल्युएशन, इवैल्यूएशन, है ना। दो चीजें। फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मेरे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी के हिसाब से हो। फिर उसके बाद क्लियरली बताओ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, और क्लियरली डेलीगेट भी करो रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले ये 4 पॉइंट लिख लो, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के। और ऑब्जेक्टिव एंड प्लान में क्या करोगे, पीडब्ल्यूसी के क्वालिफाइड पर्सोनल।
हुआ? तो अभी तक सारे क्वेश्चंस ऑपरेशनल ऑडिट के हो गए, अब सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे, उसके बाद ऑपरेशनल ऑडिट खत्म हो जाएगा। ठीक है, जिमिता कितना आना जाना कर रही है? जिमिता उसका मैसेज आती है आया। जाती है, आती है जाती है। कितना आना जाना हो रहा है आज? अनम्यूट अनम्यूट। पहले कनेक्ट नहीं हो रहा था, फिर कनेक्ट हुआ तो लाइट चली गई। यार सब क्या मतलब लाइट की दिक्कत है ना, मुझे ऐसा फील होने लगा था मैं ही किसी गलत जगह रह रही। पुणे में कुछ ज्यादा ही होने लग गई लाइट की दिक्कत अभी 4-6 दिन से। अश्मिता तुम्हारे यहाँ तो नहीं होती ना लाइट की दिक्कत, क्योंकि तुम्हारे नेटवर्क मैम, की होती हाँ मैम, हमारा हमारे यहाँ लाइट होती है लेकिन नेटवर्क नहीं होता है। और हमारे यहाँ नेटवर्क होता है लाइट नहीं होती। चलो अब करते हैं अपन आगे, दैट इज योर ऑपरेशनल ऑडिट का लास्ट पार्ट। ठीक है चलो। अच्छा तुम लोग ने कल कसम खाई थी, उसका क्या किया? सुबह सुबह याद है? आधे घंटे किया? चलो श्रद्धा ने तो किया, और निशाली किया? अश्मिता की स्माइल डाउटफुल क्यों लग रही है? अभी करूंगी मैम, क्लास के बाद। अभी अभी करूंगी। और जिमिता? हाँ। मैम अभी करेंगे क्लास के बाद। हाँ, तो थोड़ा सा उस कसम को मॉडिफाइड रखते कि आधे घंटे तो कम से कम करेंगे, सुबह नहीं तो आधे घंटे तो करेंगे। चलो अब आते लास्ट, एकदम बेचारा कुछ भी नहीं है, शुरू होने से पहले ही खत्म होने जैसा है। मैम जब हम ऑपरेशनल ऑडिट करते हैं तो ऑपरेशनल ऑडिट क्या कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि जो भी ऑपरेशन होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे हैं या नहीं, कुछ कमी तो नहीं है, कमी है तो उसको इम्प्रूव करवा देंगे, यही है ना ऑपरेशनल ऑडिट। एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड इकोनॉमी चेक करना। अब तुम खुद ही सोचो, अगर सिस्टम ही खराब होगा तो प्रोसेस कैसे अच्छी होगी? दिमाग में ही बिठा के रखा है कि अब हम पास नहीं हो सकते, तो पास होने के लिए तुम मेहनत करोगे क्या? नहीं। तो सिस्टम कौन है? तुम्हारा दिमाग। अगर दिमाग में ही नेगेटिव माइंडसेट है तो प्रोसेस में पॉजिटिविटी आएगी क्या? बोलो हाँ कि ना, जल्दी बोलो। नहीं। 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 तो यही था तुम्हारा आज का मोटिवेशन टिप, कि जब दिमाग खराब होता है तो प्रोसेस भी क्या होती है? खराब। तो वही ऑपरेशनल ऑडिट तुम्हें आज सिखा रहा है, क्या? कि पहले हम सिस्टम को चेक करेंगे, सिस्टम अच्छा होगा तभी तो तुम्हारी प्रोसेस होगी अच्छी। समझ में आया? तो अब पहले सिस्टम में क्या चेक करोगे, वही ले दे के जो अभी तक कहानी तुम मुझसे सुन रहे थे, फिर वही कि तुम्हारा सिस्टम तुम्हारे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से होना चाहिए। सिस्टम अगर ऑब्जेक्टिव के हिसाब से होगा तभी तो तुम ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाओगे। तुम्हें एग्जामिशन चाहिए किस में, ले लो। किस में चाहिए एग्जामिशन? मिल रही है तो एसएफएम में ही ले लो। मुझे अगर एसएफएम में एग्जामिशन चाहिए तो एसएफएम अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी वो एग्जामिशन क्या होगी मेरी? अचीव होगी। तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से क्या होना चाहिए? सिस्टम होना चाहिए। तो सबसे पहले सिस्टम को डिजाइन करोगे, एक टाइम टेबल बनाओगे, तो डिजाइन सिस्टम टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। फिर उस सिस्टम को ऑपरेट करो और फिर चेक करो कि जो तुमने सोचा था वैसा ही हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये तो जिंदगी का रूल है जो पता है तुमको। सबसे पहले कोई चीज को कैसे डिजाइन करते हो? अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। फिर उसको ऑपरेट करते हो, फिर ऑपरेट करने के बाद चेक करते हो कि जैसा इंटेंशन था कि ऐसा ऐसा काम होगा, वैसा वैसा काम हुआ या नहीं हुआ। तो सिस्टम में ऑपरेशनल ऑडिटर भी आके यही चेक करेगा, क्या तुमने तुम्हारे सिस्टम को अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बनाया, फिर वो सिस्टम कैसा ऑपरेट करता है, और क्या जो भी इंटेंडेड इच्छाएं थी, ऑब्जेक्टिव्स थे, वो पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये चीजें चेक करेगा वो किसके अंदर? सिस्टम के अंदर। क्या ये बात समझ में आई? पहला तो डिजाइन, फिर ऑपरेट, फिर चेक। डॉक्यूमेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? डॉक। तो इसका मेमोरी टेक्निक क्या है तुम्हारे लिए? 3 स्टेप क्या है सिस्टम चेक करने के लिए? डॉक, डिजाइन करेंगे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, ऑपरेशन कैसा है चेक करेंगे, और फिर चेक करेंगे कि हमारे इंटेंडेड इच्छाओं को इसने पूरा किया या फिर नहीं किया।
डन। ये हो गया तुम्हारा सिस्टम को रिव्यू करने में तुम क्या चेक करोगे। फिर मैम सिस्टम के बाद ही तो प्रोसेस चालू होती है, राइट। सिस्टम के बाद क्या है, हम प्रोसेस चालू करेंगे। अब तुम समझो, तुमने सिस्टम क्या बनाया कि मुझे क्या चाहिए, एग्जेम्पशन, है ना। एग्जेम्पशन हमने किस में ले ली अभी, एसएफएम में। तो क्या डायरेक्टली बस सॉल्व करना चालू कर दोगे, नहीं, अब एक प्लान बनाओगे ना। फिर उस प्लान को क्या करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे। तो प्रोसीजर तुम क्या अप्लाई करोगे, क्या प्रोसेस करोगे कि मैम ट्रिकी पॉइंट्स को मुझे हाईलाइट करना है, जो ट्रिकी चीज है उसको एक बार लिख के देखना है। फिर एक छोटा सा स्टिकी नोट में मुझे सारे ट्रिकी एडजस्टमेंट लिखने के, एग्जाम में बस मैं ये ट्रिकी एडजस्टमेंट देख लूं। ये मैंने क्या बनाया, एक प्रोसेस। और उस प्रोसेस के लिए एक प्रॉपर क्या होगी, पॉलिसी होगी ना। इसके बाद ये, उसके बाद ये, तीसरा ये। तो यहाँ पे भी क्या करते हो तुम, अब प्रोसेस चेक करेगा तो प्रोसेस के लिए चाहिए एक पॉलिसी, जिस पॉलिसी से तुम उस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करोगे। तो फॉर द प्रोसीजर यू नीड अ पॉलिसी टू इम्प्लीमेंट। अब पॉलिसी क्या होनी चाहिए, एट लो लेवल। समझो, पॉलिसी में तुम क्या करोगे, एट लो लेवल फॉर्मलाइज एंड ऑथेंटिक प्रोसेस। तुम समझो, एक लेबर को जाके तुम क्या नहीं समझा सकते कि क्यों कोई प्रोसेस ऐसी होनी चाहिए। एक लेबर है, लेबर को बोला कि भाई देख, ये जो मटेरियल है ना, इसमें बस 1 किलो तेरे को ये डालना है, 2 किलो ये डालना है, 3 किलो ये डालना है। तुम उसको उसका इंपॉर्टेंस समझाने बैठ सकते हो क्या, कि क्यों 1 kg ही डलेगा, क्यों 2 kg डलेगा, नहीं। उनको तो सिर्फ बोल दो इतना इतना काम करना है बस। तो लो लेवल पे एक ऑथेंटिक एंड फॉर्मलाइज प्रोसेस चाहिए। वो चेक कर लो कि लोगों को शॉर्ट एंड सिंपल तुमने चीजें बता दी कि उसको भी कॉम्प्लिकेट करने बैठ गए। क्या ये बात समझ में आई। तो लो लेवल पे पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, लो लेवल की जो पॉलिसी है वो होनी चाहिए शॉर्ट एंड स्वीट, जिसको हम अच्छे वर्ड में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फॉर्मलाइज्ड एंड ऑथेंटिक पॉलिसी। तो लो लेवल की पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, फॉर्मलाइज्ड, और क्या होनी चाहिए, ऑथेंटिक। क्या यहाँ तक बात बन गई। अब समझो एक और चीज, तुमने हर चीज को बता दिया, प्रॉपरली बता दिया, ऐसा होना चाहिए। इससे पता है 3 चीजें के फायदे होंगे तुमको। जब तुम सिंपल रखोगे ना चीजें, तो सिंपल चीजें ज्यादा फायदा देंगी। जैसे मुझे पता है, मैंने मिस्टर ए को क्या बोला था, तुमको सिर्फ ये चेक करना है जो बाहर से रॉ मटेरियल आता है उसमें कोई डिफेक्ट है कि नहीं। उसको सिर्फ क्या बोला, डिफेक्ट है कि नहीं। और डिफेक्ट कैसा होना चाहिए, मैंने ग्रीन कलर कौन सा मंगवाया है, उस ग्रीन कलर में कहीं भी ब्लैक कलर का डॉट नहीं होना चाहिए। मतलब हमने कुछ यूनिट मंगवाए, रॉ मटेरियल मंगवाया, ग्रीन कलर का था, उसमें प्रॉब्लम ये आती है कई जगह ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स होते हैं। तो बोला बस तू तो ये चेक करना कि ब्लैक स्पॉट है कि नहीं। अब मेरे को पता है कि मुझे क्या दिख गया, उसी रॉ मटेरियल में कम से कम 100 यूनिट में मुझे 30 यूनिट में तो ब्लैक स्पॉट दिख रहे हैं। तो मेरे को पता है ना कि किस पे बोलना है, अकाउंटेबिलिटी किस पे देनी है। मुझे पता है कि अब ऐसी चीज के लिए कंट्रोल क्या लगाना है। छोटी शॉर्ट एंड स्वीट चीजें रहेंगी तो मेरे लिए इकोनॉमिक एडवांटेज लेना इजी होगा। क्या ये बात समझ पाए। तो अब इसको रटे कैसे। सबसे पहले मैम लो लेवल पे जो प्लान है वो ऑथेंटिक भी होना चाहिए, फॉर्मलाइज भी होना चाहिए, प्रॉपर लिखा हुआ और छोटा सा, ठीक है, जिससे मुझे इकोनॉमिक एडवांटेज मिलेगा। क्योंकि एक जैसी काम जब लोग बार बार करते हैं, तो तुमने एएमए और एससीएमपी में एक चीज पढ़ी है, जब स्पेसिफिक यूनिफॉर्म एक्शन बार बार लार्ज नंबर ऑफ लोग करते हैं तो क्या आता है, याद है ये क्या लिखा है, पढ़ा है कभी, कहाँ पढ़ा है ये, एक्सपर्ट हो जाते हैं मैम वाला काम करने में। समझ में आया लर्निंग का। तो हाँ जब लो एक ही देखो। जैसा, एग्जैक्टली जब ऐसी एक जैसा काम, सेम यूनिफॉर्म एक्शन कोई बार बार करेगा तो क्या होगा, एक्सपर्टीज आएगा ना। एक्सपर्टीज आएगा तो हमको क्या मिलता है, इकोनॉमिक एडवांटेज। दूसरा, मुझे फिर पता है एक जैसा काम बार बार हो रहा है, वहां कहाँ गलतियां होती है, तो उस पर मैं प्रिसाइज कंट्रोल भी तो लगा सकती हूँ कि ये काम इसकी जगह ऐसे कर लो। फिर लास्ट, एलिमेंट ऑफ डिस्क्रिशन रिड्यूस, गलतियों का चांस रिड्यूस हो जाता है ऐसे में। क्या हो जाता है, गलतियों का चांस ऐसे में क्या हो जाता है, रिड्यूस। तो 3 चीजें मुझे मिलती है, इकोनॉमिक एडवांटेज क्योंकि एक जैसा काम बार बार हो रहा है तो इकोनॉमिक एडवांटेज,
मुझे पता है फिर प्रिसाइज कंट्रोल कहाँ लगाना है एम्प्लॉइज पे, और इससे डिस्क्रिशन का चांस क्या होता है, रिड्यूस। अभी लिखो पॉलिसी में 3 चीजें क्या है, कैसी फॉर्म, मतलब मैं बोलती जाती हूँ, तुम उसके वर्ड्स लिखो बस। पॉलिसी कैसी होनी चाहिए लो लेवल पे, फॉर्मलाइज एंड ऑथेंटिक। हाँ फॉर्मलाइज्ड होनी चाहिए एंड ऑथेंटिक होनी चाहिए। लिखो फॉर्मलाइज्ड एंड ऑथेंटिक पॉलिसीज नीडेड। डन। फिर एक जैसा काम होगा तो मुझे कौन सा मिलेगा एडवांटेज, इकोनॉमिक एडवांटेज। एडवांटेज। और फिर इसके कारण मैं कैसा कंट्रोल लगा सकती हूँ, प्रिसाइज कंट्रोल। और इससे रिड्यूस होंगे, किसके चांस रिड्यूस होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन। यस डिस्क्रिशन रिड्यूस होगा। मैम इसका क्वेश्चन क्या था, मतलब इसका प्रोसीजर। क्वेश्चन रिव्यू एंड प्रोसीजर, सिस्टम एंड प्रोसीजर का रिव्यू। तो सिस्टम में 3 चीजें देखी थी, डॉक, डिजाइन, ऑपरेट एंड चेक, और अब प्रोसीजर का देखा। अब सिर्फ पता है क्या करो, 1 मिनट में क्वेश्चंस याद रख लो कि कौन कौन से क्वेश्चन किए थे, फर्स्ट से लेके अब तक क्या क्या किया था। डन, बोलो डन। आगे बढ़ूं, अरे तुम दिख नहीं रहे, तुम जो नॉडिंग कर रहे हो मुझे दिख ही नहीं रही। हाँ मैम। अब दिख रहे, हाँ। एक मिनट दो, हाँ। चलो करें आगे। यस मैम। अब लास्ट, बिल्कुल लास्ट, ये रिव्यू ऑफ सिस्टम एंड प्रोसीजर का एक क्वेश्चन था कि सिस्टम एंड प्रोसीजर को रिव्यू कैसे करते हैं, है ना। तो वो अभी अपन ने इतनी सारी कहानी पढ़ी कि सिस्टम एंड प्रोसीजर को रिव्यू कैसे करते हैं। अब रिव्यू ऑफ सिस्टम एंड प्रोसीजर का दूसरा क्वेश्चन है, रिव्यू करके बताओ क्या तुम्हारा सिस्टम जो भी तुम्हारे बिजनेस की करंट रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लाई कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। देखो तुमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो उसका कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से तुमको फंक्शंस रखने चाहिए थे, उसी के हिसाब से लोगों को अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए थी प्रॉपर सीक्वेंस में। जहां कंट्रोल होना चाहिए था वहां कंट्रोल लगाना चाहिए था, जहां कोऑर्डिनेशन की जरूरत थी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था, इंप्रूवमेंट की जहां जरूरत थी सब इंप्रूवमेंट होना चाहिए था। मतलब है तो जनरल सब, बस वो क्वेश्चन ये है कि जो तुम्हारे बिजनेस की रिक्वायरमेंट थी आज वो पूरी होती है या नहीं। सिस्टम को रिव्यू करके देखा, प्रोसीजर को रिव्यू करके देखा, तो वेदर इट मीट्स द करंट रिक्वायरमेंट, क्या ये करंट रिक्वायरमेंट को मीट करता है, हाँ या ना।
बात समझ में आई क्वेश्चन की? तो सिस्टम एंड प्रोसीजर के दो क्वेश्चन है, एक तो रिव्यू करेंगे कैसे, और रिव्यू करने के बाद क्या ये करंट रिक्वायरमेंट को मीट करता है, जो जो आज के बिजनेस की जरूरत है। तो एक चीज बताओ, तुम्हें कैसे पता तुम्हारे बिजनेस में जरूरी क्या है? मैम उसके लिए तो एक चीज पता करनी पड़ेगी। क्या पता करना पड़ेगा? कि मेरे बिजनेस में क्या जरूरी है। पहले तो मेरे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही क्या मैंने फंक्शंस डिजाइन किए। मेरे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या था, मुझे नेशनल लेवल पे पढ़ाना है, तो तुम्हें नहीं लगता मुझे उसके हिसाब से इक्विपमेंट्स खरीदने चाहिए थे? गेटिंग? बोलो हाँ कि ना। दो पॉइंट समझ में आए? फिर अब हम, चलो आपने फंक्शन को स्टेब्लिश किया, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपके फंक्शन के हिसाब से ही होनी चाहिए थी ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लोगों की, देखो ये बंदा पढ़ा हुआ है 12th, और इसने पढ़ाई की है किसकी? सीए की। इसने पढ़ाई की है सीएस की। क्या मैं 12th के बंदे को बोलूं जा जाके क्या कर, कंपनी फॉर्मेशन करके आ? क्या मैं सीए को ये बोलूं कि एक काम कर, तू सिर्फ देख के ना बेड डेट्स की एंट्री सही है कि नहीं, और कुछ मत कर, बैठ के अकाउंटिंग एंट्री करके दे? और सीएस को बोलूं कि तू क्या कर, मार्केटिंग संभाल? कैसी बातें कर रहे हो? अथॉरिटी इज डिजाइन्ड टू कैरी आउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रॉपर अथॉरिटी, प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिवीजन चाहिए, वो है कि नहीं? तो तीन चीजें, तुम्हारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव, उसके हिसाब से तुम्हारे फंक्शन, और जो भी अथॉरिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से अथॉरिटी होनी चाहिए। समझो, मार्केटिंग वाला जो है, मैंने बोला मार्केटिंग वाला क्या करेगा, चेक करेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन किसको होना चाहिए मेरे गुड्स का। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने सही डिजाइन की ना। उसको कौन सी अथॉरिटी दी? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिसाइड करने की। किसके हिसाब से? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से मैंने उसको अथॉरिटी दे दी। पर यही मैंने काम उल्टा किया। मैंने मार्केटिंग वाले को पता है क्या बोला? तू परचेस कर, तू ही परचेस कर कि गुड्स कहाँ से आएंगे, और तू ही सेल डिसाइड कर। पता है कितनी बड़ी गड़बड़ होगी अगर मैंने सेल्स डिपार्टमेंट को बोला ना कि परचेस भी तुम ही करो। तो ये एक्चुअल फ्रॉड मैंने पकड़ा हुआ है एक मॉल में, कि यहाँ परचेस तो होता था, लेकिन सेल भी ये लोग नहीं कर रहे मॉल वाले। ये लोग क्या करते थे, परचेस करते थे, मॉल तक कोई चीजें नहीं पहुंचाते थे, सीधे अपनी दुकान पे, खुद की पर्सनल दुकान पे वो सामान जाता था, और फिर वहां से क्या होता था, सेल होता था। तो मैंने गलत हाथों में रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी ना। सेल करने वाले को परचेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी देना ही क्यों? सेल करने वाला क्या करेगा, सस्ते दाम पे चीप क्वालिटी खरीदेगा, और मेरे यहाँ पे बड़े महंगे दाम पे बेच देगा। इधर परचेस ऑर्डर बोलेगा 10 का, मैंने 10 का खरीदा, तुम बिल कितने का भेजो? 25 रुपए का। ये भी हो सकता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से अथॉरिटी दिया करो। ये चेक करोगे तुम कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से अथॉरिटी है या नहीं। और क्या होगा, लॉजिकल सीक्वेंस में चीजें होनी चाहिए ना, कि इसके बाद ये करो, उसके बाद वो करो। अब हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारी दुकान पे एम्प्लॉय आता है, बाहर बायोमेट्रिक लगा हुआ है, लेकिन हम एम्प्लॉय को पहले क्या बोलते हैं, नहीं नहीं पहले आके क्या कर, कस्टमर को संभाल, दिन में कभी भी जाके बायोमेट्रिक पे थंब इम्प्रेशन दे के आ जाना। तो मतलब क्या उसकी अटेंडेंस लेने का? वो पता है क्या करेगा, आएगा 2 बजे, 3 बजे थंब इम्प्रेशन लगा देगा। मैं बोलूंगी क्यों, तुम तो रोज 3 बजे आ रहे? बोलेगा नहीं नहीं मैं तो आया 10 बजे से, मैं तो कस्टमर संभाल रहा था। मतलब क्या निकला, बेचारा हाफ डे आएगा आएगा, और तुमसे सैलरी क्या लेके जाएगा, फुल डे की। तो भाई चीजें लॉजिकल सीक्वेंस में रखो ना। तो यू शुड हैव अ लॉजिकल सीक्वेंस फॉर द थिंग। फिर क्या प्रॉपर कंट्रोल्स हैं, जहां जो कंट्रोल होने चाहिए थे वहां प्रॉपर है। अब जिस मॉल की मैं बात कर रही हूँ ना, जहाँ पे मैं पूरा मैनेज करती थी, वहां पे स्पेसिफिकली बायोमेट्रिक था ही नहीं। मैंने जाके क्या किया, लोग लेट आते थे, वहां क्या होता था, रजिस्टर नहीं होता कि कोई आया है तो बस टाइम लिख लो और प्रेजेंट कर दो। अब वो क्या करते थे, एब्सेंट कैसे लगाते थे, ऐसे डॉट। ठीक है, मालिक को पता ही नहीं कौन कब एब्सेंट है, क्योंकि वहां 50 एम्प्लॉय थे और संभालने वाला एक। अब ये कितनी लगी, 3 3 6 7 डॉट लग गए, मतलब भाई साहब 7 डेज एब्सेंट है। अब तुम्हें लगता है एक इंसान याद रख पाएगा कि 50 में से कौन कितने दिन एब्सेंट रहा? मैंने देखा कि इधर 7 डेज एब्सेंट है, पीछे जाके वो क्या हो जाती थी, पी। कितनी देर लग रही है इस डॉट को पी करने में? तो 7 में से 2 दिन क्या कर दिए, प्रेजेंट कर दिए। गड़बड़ हुई कि नहीं हुई? पहली चीज, कंट्रोल अच्छा था क्या वहां पे?
बिल्कुल नहीं, सैलरी एक्स्ट्रा जा रही थी। अब एक्चुअल में क्या किया, वहां जाके क्या लगवा दिया, बायोमेट्रिक, और तुम मानोगे नहीं, 3 बायोमेट्रिक 3 हफ्ते में खराब हो गए। क्यों खराब हुए? खराब हुए या फिर खराब किए गए? पर कैसा हुआ, पहला बायोमेट्रिक खराब हुआ, नहीं रुके, दूसरा हुआ, नहीं रुके, तीसरे में वार्निंग दी गई। तो उनको भी समझ में आया, कि सामने वालों को समझ में आया कि बायोमेट्रिक खराब हो नहीं रहा, किया जा रहा है। फिर फाइनली हमारा चौथा बायोमेट्रिक सक्सीड हुआ, जो आज तक चल रहा है। अब वो बेचारा खराब नहीं हो पाया। तो ये क्या था, प्रॉपर कंट्रोल्स भी तो चाहिए। और एक चीज और बताऊं, कल अपन ने मैनेजमेंट वाली चीज पढ़ी थी ना, मैनेजमेंट ऑडिट की गड़बड़। यही तो हुआ, रेजिस्टेंस टू चेंज। सामने वाला, बाहर वाला आके कैसे बता रहा है कि हमको क्या करना है। इसीलिए तो बायोमेट्रिक क्या हो रहे थे, खराब। तो देखो, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से चीजें होनी चाहिए, फंक्शन के हिसाब से होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से अथॉरिटी दी जानी चाहिए, चीजें लॉजिकल सीक्वेंस में होनी चाहिए, और प्रॉपर कंट्रोल है या नहीं। जहां जहां मैम कोऑर्डिनेशन चाहिए, प्रॉपर डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन है, मतलब 2 डिपार्टमेंट है मेरे, ये सेल्स डिपार्टमेंट, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को गुस्सा है, उसने सेल्स डिपार्टमेंट को प्रोडक्ट ही नहीं भेजा। ओ भाई, तुम्हारा डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट के झगड़े में कंपनी को क्यों लुटा रहे हो? तो देयर शुड बी अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट। और जहां पे भी इफेक्टिवनेस चेक किया, उसे इम्प्रूव होने की जरूरत है क्या, है तो ऐसा स्कोप रखा है कि इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। पढ़ो इस आंसर को। चलो क्वेश्चन पूछूं। पहला क्या है, सबसे पहले देखोगे रिक्वायरमेंट पूरी होती है कि नहीं, उससे उससे पहले मुझे क्या देखना पड़ेगा, मेरे कंपनी का क्या है। ऑब्जेक्टिव। हाँ, फिर ऑब्जेक्टिव के हिसाब से क्या चाहिए, Sean, required फंक्शंस। मेरे फंक्शंस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से होना चाहिए। अथॉरिटी किसके हिसाब से डिसाइड होगी, responsibility. रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के Responsibility. हिसाब से तो तुमको किसी चीज की अथॉरिटी दे सकते हैं, राइट। मैंने तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी क्या, कि जूम की लिंक तुम बनाओ रोज, तो सबको दे दूंगी क्या जूम लिंक का पासवर्ड? नहीं। अथॉरिटी किसको दूंगी, जिसको एक को मैं लिंक बनाने के लिए दे रही हूँ। फिर उसके बाद सीक्वेंस क्या था, वो चीजों का क्या होना चाहिए, Logical sequence होना चाहिए. कोई भी काम करना लॉजिकल। है तो उसका क्या होना चाहिए, सीक्वेंस लॉजिकल होना चाहिए। लॉजिकल। ठीक है। फिर उसके बाद हर जगह जहाँ प्रॉपर लगने चाहिए कंट्रोल्स, उसको भी चेक करोगे कि कंट्रोल्स प्रॉपर है या नहीं। और लास्ट क्या आता है, इफेक्टिवनेस इंप्रूव करना है जहाँ पे, तो चांस है तो वहां पे इंप्रूव करने का स्कोप है कि नहीं। आया? तो क्वेश्चन क्या था, एक तो करंट रिक्वायरमेंट पूरी होती है कि नहीं, फिर सिस्टम प्रोसीजर को रिव्यू करने का तरीका, फिर हमने देखा कि ऑपरेशनल ऑडिटर कैसा होना चाहिए, राइट। फिर उससे पहले क्या देखा, वो शॉर्टकमिंग, टाइप्स और ऑपरेशनल ऑडिट। ठीक है। अब एक चीज बताओ, ऑनेस्टली मतलब ऐसे तुम लोग को बीच में डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, उसके हिसाब से